Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो हम क्या करने वाले, हमारा लास्ट चैप्टर सिविक्स का अ शर्ट इन द मार्केट, इसकी पूरी स्टोरी पढ़ी थी ना कि एक शर्ट कैसे बनती है। शुरुआत कॉटन से होती है और एंड क्या होती है, शोरूम में जो है शर्ट बिकने तक, कस्टमर तक पहुंचने तक का सफर पूरा हमने इस चैप्टर में देखा था। ये देखा था फायदे में कौन था, ये भी देखा था नुकसान में कौन था। तो आज हम करने वाले इस चैप्टर की वर्कशीट। फटाफट से पहले आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है, लाइक शेयर कर दो। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं आपके सामने ब्लैंक से। इस चैप्टर में हमने पूरी स्टोरी देखी थी ना, कॉटन, कुरनूल में कॉटन उगने से लेके कॉटन ट्रेडर के पास गया, उसके बाद कॉटन जो है गिनिंग मिल गया, उसके बाद गया स्पिनिंग मिल, फिर उसके बाद यान बना, यान से वीवर के पास गया, वीवर ने क्लोथ बना दिया, क्लोथ से क्या हुआ, गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में गया, उस क्लोथ से क्या बन गई, शर्ट बन गई, और वो शर्ट चली गई फॉरेन डीलर्स के पास। फॉरेन डीलर्स ने फिर क्या करा, फाइनली उस शर्ट को शोरूम में लगाया और वो शर्ट फाइनली कस्टमर तक पहुंची। पूरा सफर इस चैप्टर में हमने देखा था। हमने फिर ये भी समझा था कि फायदा किस किस को था, तो ज्यादा करके फायदा मर्चेंट को हो रहा था और सबसे ज्यादा फायदा फॉरेन बिजनेस डीलर्स को हो रहा था। उसके बाद जो है गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक को हो रहा था, कंपनी को हो रहा था, ठीक है। और जो बेचारे नुकसान में थे, जो असल में बहुत मेहनत कर रहे थे, जैसे सपना जैसे लोग है ना, फार्मर्स हो गए, वीवर्स हो गए है ना, या फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हो गए, सब चीज समझी थी, रिकॉल हो गया अच्छे से, इसीलिए रिकॉल कराया कि ताकि ये करने में आपको आसानी हो। चलो अब पहला देख लेते हैं, चेन ऑफ मार्केट्स लिंक दी प्रोड्यूसर्स टू दी। जो मार्केट की चेन हम फॉलो करते हैं, हमने वो लास्ट चैप्टर में भी देखा था ना, मार्केट अराउंड अस में मार्केट की चेन, प्रोड्यूसर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट जाता है कस्टमर तक। तो चेन ऑफ द मार्केट लिंक दी प्रोड्यूसर टू दी। मार्केट की जो चेन है वो प्रोड्यूसर को किससे लिंक करती है, किससे जोड़ती है, बताइए। जो मार्केट की चेन होती है वो प्रोड्यूसर को किससे जोड़ती है, किससे लिंक करती है, बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, किससे जोड़ेगी। अब भी मैंने पूरा आपको बताया ना, पूरी चेन बता दी ना। प्रोड्यूसर से जा रहा है, उसके बाद जा रहा है होलसेलर के पास, फिर जा रहा है रिटेलर के पास, देन कस्टमर के पास। कस्टमर मींस कंज्यूमर, जो फाइनली उस प्रोडक्ट को, उस गुड को कंज्यूम करेगा। The arrangement between a merchant and weaver is an example of dash system, है ना। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ना, मर्चेंट और वीवर के बीच का अरेंजमेंट हो रहा था। किसके बीच में, मर्चेंट और वीवर के बीच में एक अरेंजमेंट चल रहा था। व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट मैम, तो भाई मैम बताएंगी आपको। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वीवर को क्या देता है मर्चेंट, यान लाके देता है कि भैया इतने कपड़े तुम्हें इस यान से तैयार करने हैं। वीवर क्या करता है, उस यान को तैयार करता है, यान को जो है स्पिनिंग मिल में यूज करके, जो उनकी रहती है ना, उसमें क्या करेंगे, स्पिनिंग मिल बोल रही हूँ, सॉरी इसका नाम है लूम्स में, हाँ हैंडलूम्स में बनाएंगे और यान से कपड़ा तैयार करते हैं। फिर फाइनली वो कपड़ा तैयार करके वीवर वापस दे देता है मर्चेंट को। जैसे मैं हूं, मैंने बोला ये लो यान पकड़ो, इससे इतना कपड़ा तैयार करके देना है। आप क्या करोगे, अपने जो घरों में लूम्स लगे उससे तैयार करके कपड़ा मुझे दे दोगे। तो यही सिस्टम, यही जो अरेंजमेंट बिटवीन द वीवर या बिटवीन द मर्चेंट एंड वीवर इज एन एग्जांपल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। किसका एग्जांपल है, पुटिंग आउट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, कि क्या होता है पुटिंग आउट सिस्टम, अरेंजमेंट बिटवीन मर्चेंट एंड वीवर, ठीक है। वुमेन आर एम्प्लॉयड इन गारमेंट फैक्ट्रीज एज हेल्पर्स ऑन डैश वेजेस। जो वुमेन्स है उनको रखा जाता है गारमेंट फैक्ट्रीज में, है ना, एज अ हेल्पर्स। उनका काम रहेगा हेल्प, एज अ हेल्पर, जो सामान वगैरह पैक करवाना है, बटन लगाना है, जो भी चीजें रहेंगी, है ना। तो उनकी वेजेस कैसी रहती हैं, बताओ। दो तो मैंने बता दिए फटाफट से, अब बाकी आप आंसर करो, कैसी रहती है उनकी वेजेस। हेल्पर्स ऑन डैश वेजेस, कैसी रहती हैं उनकी वेजेस। तो ऑब्वियसली हमें पता है हमारा आंसर कम ही रहती है ना, लो वेजेस। मेहनत इतनी करते हैं जितनी उनकी तनख्वाह होती नहीं है। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इनपुट सच एज डैश एंड डैश।
कॉटन को उगाना, कॉटन का कल्टीवेशन को हाई लेवल ऑफ इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, मेहनत लगती है, कॉटन को ग्रो करने में आसान नहीं है, खूब इनपुट्स लगते हैं। तो सच एस क्या और क्या, वो कौन से इनपुट्स है, किन इनपुट्स की बात की जा रही बताइए, किन इनपुट्स की यहां पे बात की जा रही है? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, है ना। आप भाई फसल सही रहे, अच्छी रहे, फर्टिलाइजर्स का यूज करोगे, पेस्टिसाइड्स का यूज करोगे। इन अ डैश पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। इन अ डैश किसकी बात हो रही है? जो पीपल हैं, जो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट कॉमन रहता है, एक साथ आते हैं और वर्क करते हैं, काम करते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, है ना, अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इकट्ठा आते हैं, काम करते हैं, जिनको पता है कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए, उनका क्या है कि भाई हमें अपना सबका मिलकर बेनिफिट देखना है, फ़ायदा देखना है। बताओ किस में आते हैं, किसकी बात हो रही है? क्या होगा हमारा आंसर? कोऑपरेटिव की बात हो रही है क्या? कोऑपरेटिव, ठीक है, आंसर है कोऑपरेटिव। अब क्वेश्चन 2 है, आपको ट्रू एंड फॉल्स करना है। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये जो दी हुई स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है? मार्केट्स ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। जो मार्केट होता है सभी को, चाहे प्रोड्यूसर हो, रिटेलर हो, कंज्यूमर हो, जो भी हो मार्केट सिस्टम में, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या सही बात है? क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है क्या? बताइए, क्या सच में इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है? तो हमने तो इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है और अब भी मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया है कि कुछ लोग फायदे में थे और कुछ लोग बिल्कुल भी बेचारे फायदे में नहीं थे, कुछ उन्हें बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ फायदा हो ही नहीं रहा था। तो क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी थी? नहीं थी, तो आंसर विल बी फॉल्स। द वीवर्स डिपेंड ऑन द फार्मर्स फॉर रॉ मटेरियल। जो वीवर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल के लिए, कच्चे माल के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? फार्मर्स पे डिपेंड करते हैं। इज इट ट्रू? वीवर्स जो होते हैं रॉ मटेरियल के लिए फार्मर्स पे डिपेंड करते हैं। इज इट ट्रू? क्योंकि वो रॉ मटेरियल मिलेगा, उसी से तो फिर वो कपड़ा तैयार करेंगे। तो क्या ये लोग फार्मर्स पे डिपेंड करते हैं? क्या हो जाएगा ये? अब भी मैंने समझाया था पुटिंग आउट सिस्टम में, है ना, कि रॉ मटेरियल इन्हें कौन प्रोवाइड करता है? मर्चेंट प्रोवाइड करता है। तो मर्चेंट पे डिपेंड रहेंगे ना, फार्मर्स पे क्यों रहेंगे? क्लियर? चलो, बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन ऑफ मार्केट्स। मार्केट की चेन की हर स्टेप की हम बात करें, चाहे प्रोड्यूसर से होलसेलर से आप बात करो, रिटेलर से कंज्यूमर, मार्केट की चेन में हर जगह खरीदना बेचना चलता ही है। इज इट ट्रू और फॉल्स? अगर प्रोड्यूसर उसने खूब सारी बल्क क्वांटिटी में कुछ भी प्रोड्यूस करा, वो होलसेलर को बेच रहा है, होलसेलर को बेच रहा है यानी सेलिंग हो रही है, होलसेलर उसे खरीद रहा है दैट मीन्स बाइंग हो रही है, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा दैट मीन्स सेलिंग हो रही है, रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा बाइंग हो रही है, फिर रिटेलर ने कस्टमर को बेचा सेलिंग हो रही है, कस्टमर ने रिटेलर से खरीदा दैट मीन्स बाइंग हो रही है। तो बाइंग सेलिंग चल रही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, चलो। The foreign business persons do not make profit in the Indian market. जो foreign business person है उनका इंडियन मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट नहीं कर पाते वो लोग, नहीं मिल पाता। बताओ जरा, इसको तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी ही नहीं, बस सही बताओ ट्रू है या फॉल्स है। फॉरेन बिजनेस पर्सन्स के बारे में तो हमने चैप्टर में पढ़ा है ना, कि फायदे में थे या नुकसान में थे, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, मैंने रिकॉल भी कराया था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फॉल्स हो जाएगा भाई। सबसे ज्यादा फायदे में तो यही लोग थे, सबसे ज्यादा फायदे में, तो ये कहाँ का नुकसान? ठीक है। The foreign business person made huge profit in the market. Compared to this, the garment exporter made only moderate profits. Foreign business person की हम बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कर पाते हैं, ह्यूज प्रॉफिट इन्हें रहता है। Compared to this, the garment exporter made only moderate profit. और as compared to this, जो garment exporter होते हैं वो बेचारे moderate profit earn कर पाते। That means जो business person है उनका खूब profit हो रहा है, garment exporter जो कंपनी के जो हैं उनका moderate profit, एक average basis पे हम कह सकते हैं। True है या false? बताओ, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? जल्दी बताइए। देखो
ये बात तो बिल्कुल सही है कि ह्यूज प्रॉफिट तो इनको रहता है बिजनेस पर्सन्स को, इनको ह्यूज प्रॉफिट रहता है। तो गारमेंट एक्सपोर्टर का मॉडरेट प्रॉफिट था क्या, तो ये क्या हो जाएगा, हमने चैप्टर में पढ़ा है भाई, ऑब्वियसली ट्रू है, प्रॉफिट था लेकिन एज कंपेयर टू दी फॉरेन बिजनेस पर्सन्स मॉडरेट था। ठीक है, चलो ये है आपके आंसर्स ट्रू एंड फॉल्स। चलो, वेयर डज स्वप्ना सेल कॉटन, स्वप्ना कॉटन को कहाँ बेचती है। स्वप्ना क्या थी, एक फार्मर थी कुरनूल में, है ना, कहाँ बेचती है, मार्केट में तो बेचती नहीं है, किसको बेचती, ट्रेडर को बेचती है ना। चल, स्वप्ना इंस्टेड ऑफ सेलिंग कॉटन एट द कुरनूल कॉटन मार्केट, स्वप्ना सेल्स इट टू द लोकल ट्रेडर, किसको बेचती है, लोकल ट्रेडर को बेचती है ना, क्योंकि ट्रेडर ने इसको उधार दिया हुआ रहता है और उसने ये बोला रहता है कि भैया तुम इतना उधार चुकाओगी, इतने इंटरेस्ट के साथ, इतने ब्याज के साथ, है ना, तो तुम क्या करना, ये जो भी कॉटन तुम उगा रही हो, जिससे तुम ये उधार ले रही हो, तो तुम जब कॉटन उग जाएगा तो मुझे बेचना, है ना, मार्केट में नहीं जाना, मुझे सेल करना। ये उसकी मजबूरी थी कि उसे ट्रेडर को बेचना पड़ा, अगर वो मार्केट में बेचती तो अच्छा प्रॉफिट वो कमाती। ठीक है, चलो, व्हाट रीजन डिड ट्रेडर गिव फॉर लो प्राइस ऑफ कॉटन। अब ट्रेडर क्या कर रहा था, कॉटन की जो प्राइस दे रहा था बहुत लो दे रहा था, सस्ता कम दे रहा था, जिसके कारण बेचारी स्वप्ना बोली भी कि यार मैंने तो इतने अच्छे से उगाया, सब कुछ क्वालिटी भी अच्छी है, तो उसको उम्मीद नहीं थी, वो एक्सपेक्ट करी थी कि ज्यादा मिले, है ना। तो ट्रेडर ने क्या रीजन दिया कि अरे हाँ ठीक है ना, मैं तो फिर भी इतना दे रहा हूँ, मार्केट में भी इतना ही दाम है, मैं तो किसी और से खरीद लूंगा कॉटन, नहीं बेचना, मत बेचो, है ना। तो वो बेचारी चाह नहीं रही थी कि इनसे थोड़ी कुछ बहसबाजी करो, तो वो मान गई थी, ऐसा कुछ हुआ था ना, देख लेते हैं। The trader said that cotton is selling cheap and there is lot of cotton in the market. सेलर ने यही कहा, ट्रेडर ने यही कहा, मतलब कि भाई ठीक है, नहीं बेचना ना, तुम्हें लग रहा है कि मैं सस्ता दाम दे रहा हूं, तो कोई बात नहीं, कॉटन तो सब जगह मिल ही जाएगा मार्केट में और वैसे भी चीप है। तो क्या बोलती, कुछ बोल ही नहीं पाई, चुप हो गई, वो मान गई। ठीक है, चलो, उसकी क्योंकि मजबूरी थी। What work women do in Impex गारमेंट फैक्ट्री, इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में औरतें क्या काम करती थी, क्योंकि वुमेन्स को एम्प्लॉय करके मतलब वर्कर बना के रखा हुआ था, वर्कर थी, क्या काम करती थी, क्या काम रहता होगा अगर हम बोल रहे गारमेंट फैक्ट्री में, बटन लगाना, सिलाई करना एंड ऑल, है ना। वुमेन इन इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग। क्या काम रहेगा, एज अ हेल्पर काम करती है वो, जैसे धागे वगैरह काटने का काम, बटन वगैरह लगाने का काम, बटनिंग हो गया, है ना, आयरन करना, प्रेस करना, और प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह करने के लिए इनको रखा गया था। ठीक है, एज अ हेल्पर थे लोग। हाउ मच इज द अर्निंग ऑफ स्वप्ना फ्रॉम कॉटन कल्टिवेशन, स्वप्ना का कॉटन कल्टिवेशन से कितनी अर्निंग हो पाई थी, कितना कमा पाई थी वो, क्या अर्निंग थी स्वप्ना की, चलो देखते हैं। Swapna's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wage laborer. स्वप्ना की अर्निंग, है ना, कॉटन कल्टीवेशन से जो हुई थी, इज बेयरली, बहुत ही, मतलब जितना वो एज अ लेबरर, मजदूर की तरह पहले काम करती होगी, तो उसके कंपैरिजन में एज अ फार्मर आज अभी उसने काम किया तो उसको इतने कोई खास अर्निंग नहीं हुई है। हम कह सकते बेयरली, बहुत ही कम, कुछ ज्यादा उसने अर्न किया होगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे एज अ लेबरर वो 500 कमा रही है मंथ का, उसकी अर्न इतनी हो रही है, तो अगर फार्मर है, अभी फार्मर बनी, उसने कॉटन बेची, तो उसका मुश्किल से 600 इतना कुछ हो रहा होगा, तो ये कहाँ ज्यादा है। अब 1000 हो 2000 हो तो बोलेंगे अच्छा ह्यूज डिफरेंस, एक अच्छा डिफरेंस है, लेकिन 100 का डिफरेंस तो ये क्या है, बेयर है, बहुत ही कमी है बेसिकली। ठीक है, चलो, The small farmers need to borrow money to meet these expenses. Which expenses is being talked about, discuss. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो छोटे छोटे फार्मर्स रहते हैं, स्मॉल फार्मर्स रहते हैं, उनकी मजबूरी रहती है उधार लेना, है ना, बोरो मनी को बोरो करना। क्यों, क्योंकि उन्हें अपने खर्चे मीट करने पड़ते हैं, खर्चों को निपटाना पड़ता है, भी खर्चों के लिए चाहिए पड़ते हैं बोरो, इसलिए मनी बोरो करना पड़ता है। तो किन खर्चों की बात हो रही है, क्या रीजन है, क्या खर्चे हैं, इतना क्या है लोग जो है खर्चा कर रहे हैं, ब्रांडेड आइटम्स खरीद रहे हैं क्या, नहीं। Swapna is a small farmer and grows cotton on her small piece of land. Cultivation of cotton demands high level of inputs like fertilizers and pesticides, for which farmers have to incur heavy expenses. And this is the reason why small farmers need to borrow money in order to meet these expenses. है ना, क्या बोला जा रहा है हमसे कि कल्टीवेशन जो है कॉटन का, उसको चाहिए पड़ता है हाई लेवल ऑफ इनपुट्स, अच्छे खासे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स चाहिए पड़ते हैं, ताकि फसल कि मतलब फसल खराब ना हो, क्वालिटी अच्छी रहे, बढ़िया रहे। तो फार्मर को बहुत सारा इसके चक्कर में एक्सपेंसेस उठाने पड़ते, खूब सारा खर्चा हो जाता है।
एंड दिस इज द रीजन वाई स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी इन ऑर्डर टू मीट दिस एक्सपेंसेस। और यही रीजन है कि जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं इन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है सारे एक्सपेंसेस को वो करने के लिए, है ना, मीट करने के लिए। कि हमें जब फसल उगानी है तो फसल उगाने के लिए अच्छे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स चाहिए ताकि फसल खराब ना हो, तो ये भी कोई सस्ते तो आते नहीं हैं, इसीलिए उधार लेते थे ये लोग। ठीक है, चलो। Though Swapna knows that cotton will sell for at least rupees 1800 per quintal, she doesn't argue further discuss। देखो, स्वप्ना बहुत श्योर थी कि भाई मैंने बहुत अच्छे कॉटन ग्रो करे हैं तो एटलीस्ट मुझे क्विंटल के हिसाब से, पर क्विंटल के हिसाब से 1800 मिलना चाहिए। लेकिन उसने कितना दिया था? ट्रेडर ने 1500 दिया था, अगर आपको याद हो चैप्टर का। क्या रीजन था? वो मान गई, डर गई थी क्या? या उसने बोल रखा था मैं 1500 ही दूंगा, ऐसा कुछ था क्या? क्या रीजन था जो स्वप्ना ने फाइनल मतलब आगे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करी, कोई बहसबाजी नहीं करी, आगे वो मान गई चुपचाप। Swapna sold cotton at a price of rupees 1500 per quintal and didn't argue for a higher prices, as the trader was a powerful man in the village and the farmers were dependent on him for loans and for money needed for meeting exigencies like illness, school fees etc। है ना, स्वप्ना ने कॉटन बेचा लगभग 1500 पर क्विंटल के हिसाब से, और उसने आगे बहस इसलिए नहीं की। क्या रीजन था? क्योंकि ऐसा नहीं कि उसको इसी चीजों के लिए उधार चाहिए। देखो, ट्रेडर क्या था? गांव का एक पावरफुल मैन था। अब होता है ना हमारे जो से हमारी लोकेलिटी में, हमारी फैमिली में कोई भी ऐसा होता है रिच पावरफुल, तो हम सोचते हैं अरे यार इनसे थोड़ा बना के रखो, इनसे ज़्यादा पंगा मत लो भाई, ये दमदार है, इससे आगे हमें काम पड़ सकता है, हमारी भी मजबूरी है, तो हम ज़्यादा बहस नहीं करते, हम रोक लेते खुद को कि यार ये हमारे काम आ सकता है, इससे हम उधार ले सकते हैं, जो भी चीज़ें। ठीक है, तो क्या है, जो ट्रेडर था वो पावरफुल मैन था विलेज का, एंड दी फार्मर्स, और जो फार्मर्स थे उस पर डिपेंडेंट थे। और भी जो फार्मर्स थे, ऐसा नहीं कि स्वप्न ही, और भी जो गांव के किसान होंगे उससे लोन वोन लेते रहते होंगे, है ना, या मनी जो भी ज़रूरत पड़ती होगी बच्चों के लिए और बीमारी वगैरह के लिए, स्कूल फीस देने के लिए, अर्जेंसी में एकदम से खर्चों के लिए, तो वो दे देता होगा। अब सही बात है ना, जो दे देता है, हमारे खर्चे हमें चाहिए पड़ते उधार, तो हम उससे क्या ही बहस करें, कम से कम वो दे तो देता है। जैसे मैं हूँ, मुझे लगे कि अरे यार गुस्सा तो ऐसा आ रहा है, लेकिन छोड़ो, मैं गुस्सा पी जाती, गुस्सा नहीं करूँगी, क्योंकि वो मुझे उधार देता है, जब जब जरूरत पड़ती है एटलीस्ट दे तो देते हैं, भले ब्याज व्याज भी लगाएगा, ऐसा उसमें तो दे नहीं रहा कि फ्री में उधार, उसके बदले वो वापस भी लेगा और इंटरेस्ट भी लेगा, बट हमारे काम तो आएगा। तो इसीलिए स्वप्ना ने आगे बहस नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ट्रेडर एक पावरफुल पर्सन था और गाँव के फार्मर्स या लोग उस पर डिपेंडेंट थे अदर अदर खर्चों के लिए भी। ठीक है, चलो। डिस्कस अबाउट द वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट इन द वर्ल्ड, डिस्कस इन द चैप्टर। आपको बताना है किसके बारे में? जो वन ऑफ द लार्जेस्ट, एक मतलब क्लोथ मार्केट में से, जो दुनिया की क्लोथ मार्केट्स में से सबसे बड़ा मार्केट है ना, सबसे बड़े मार्केट्स में से एक, उसके बारे में बताना है, और जिसके बारे में चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया। तो कौन सा मार्केट? इरोड मार्केट। इरोड का मार्केट हमने देखा था। इरोड्स बाई वीकली क्लोथ मार्केट सिचुएटेड इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट्स इन द वर्ल्ड। लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ इज अवेलेबल इन दिस मार्केट। क्लोथ मेड बाय वीवर्स ऑफ विलेजेस आर also bought here for sale. Merchants and traders from many South Indian towns come to this market to buy cloth। इरोड्स बाई वीकली मार्केट की बात करें, है ना, ये कहाँ सिचुएटेड है? तमिलनाडु में सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड है? तमिलनाडु में। एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट इन द वर्ल्ड, और दुनिया के बड़े क्लोथ मार्केट्स में से एक है। लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ इज अवेलेबल इन दिस मार्केट, और इस मार्केट में अच्छी खासी बड़ी ज़्यादा वेराइटी के क्लोथ जो है अवेलेबल रहते, कपड़े मिलते हैं। क्लोथ मेड बाय वीवर्स ऑफ विलेजेस आर ऑल्सो ब्रॉट हेयर फॉर सेल। मर्चेंट्स, क्लोथ यहाँ पे जो वीवर्स बनाते हैं विलेजेस में, है ना, वो लाया जाता है यहाँ पे बेचने के लिए, है ना, और मर्चेंट्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं बहुत साउथ इंडिया टाउन से, है ना, इस मार्केट में कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि खूब कपड़े यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पे बड़े बड़े जो मर्चेंट्स है, ट्रेडर्स आते हैं साउथ इंडिया मार्केट से, साउथ इंडिया से, और खरीदते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो। What are the two advantages weavers have in putting out system? Putting out system को हम क्या बोलते हैं? पहली बात तो putting out system का मतलब होता है arrangement between merchant, है ना, मर्चेंट और वीवर के बीच में जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। अब इसमें हमसे पूछा एडवांटेज, तो हमने क्या देखा था? एक तो रॉ मटेरियल मिल जाता है, ये क्या दे देता है?
जो मर्चेंट है इन्हें रॉ मटेरियल देता है ना, रॉ मटेरियल में क्या देगा, यार्न दे देगा। रॉ मटेरियल जैसे क्या मिल जाएगा, यार्न मिल जाएगा। और दूसरी चीज क्या है, मार्केटिंग का इशू भी नहीं रहता, मार्केटिंग का इशू भी नहीं रहता कि भाई अगर हमने यार्न से कपड़ा बना लिया है तो फिर उन्हें बेचना है, कौन खरीदेगा, कैसा क्या होगा, तो ये टेंशन नहीं रहती। तो हम कह सकते हैं ये दो एडवांटेजेस पुटिंग आउट सिस्टम में किसको, वीवर को रहते हैं कि उसे अगर मानो कपड़ा तैयार करना है तो ये टेंशन नहीं कि मैं कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदूं, कैसा क्या है, उसको रॉ मटेरियल मर्चेंट देता है कि भाई ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ इस, और रॉ मटेरियल में भी क्या, यार्न देता हूँ, तो तुम्हें यार्न से क्या तैयार करना है, यार्न से तुम्हें कपड़ा तैयार करना है, क्लोथ तैयार करना है। क्या तैयार करोगे तुम, यार्न से तुम कपड़ा तैयार करोगे, क्लोथ को तैयार करोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्लोथ तैयार कर दिया, फिर उसको बेचना, मार्केटिंग, तो ये भी टेंशन किसकी नहीं रहती, ये भी टेंशन वीवर की नहीं रहती, ये भी टेंशन मर्चेंट की रहती। तो वीवर इन दोनों तरीकों से फायदे में रहता है, हम कह सकते हैं। देख लेते हैं आंसर को। The weavers do not have to spend their money on purchase of yarn। देखो सबसे पहले जो वीवर्स है उनको अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता यार्न को खरीदने में, है ना, यहाँ पे इनको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता यार्न खरीदने में। द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश गुड दैट इज द क्लोथ इज टेकन केयर ऑफ बाय द ट्रेडर। इवन कपड़ा तैयार हो गया तो उसको बेचना है, फिनिश गुड को बेचना है, कैसा क्या करना है, तो वो भी टेंशन ट्रेडर की रहती है, इनकी नहीं रहती। इनको तो बस सामान मिलता है, सामान तैयार करके रेडी करके दो, दैट्स इट। ना कच्चा माल कहाँ से लाना है और फिनिश गुड कहाँ बेचना है, ये कोई टेंशन नहीं रहती, ठीक है। तो ये दो एडवांटेजेस हैं किसको, वीवर को। Why does it take several days to harvest cotton? क्यों ये इतने दिन लगाते हैं, मतलब सेवरल डेज लगते हैं कॉटन हार्वेस्ट होने में, है ना। क्योंकि हमने क्या देखा था कि कॉटन उगा रही थी स्वप्ना, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि ऐसा नहीं है कि जैसे फसल उग गई चावल की, आटे की, हमारे गेहूं की, तो आपने एक बार में से कटाई कर रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो, नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे फूल खिलते हैं ना, आप बोलोगे देखो पेड़ में आज तो ये वाले फूल खिले, अरे 4-5 तो खिले ही नहीं है, कली दिख रही है। आप देखते होंगे, नोटिस करते होंगे 2 ही फूल खिले, कलियां लगी लेकिन फूल 2 खिले, तो फूल 2 खिले तो आप 2 ही खिले हुए फूल तोड़ोगे ना, बाकी तो नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे ही अगर कॉटन आप देखोगे ना, तो एक खिलेगा, ब्लूम होगा, दूसरा होगा, फिर कुछ दिन बाद दूसरा होगा, फिर थोड़ी देर शाम तक दूसरा होगा, ऐसा होता है। इकट्ठा ऐसे सब खिले नहीं रहते कि खिले हुए उनको तोड़ लो फटाक से। तो इसीलिए हार्वेस्ट करने में ज्यादा दिन लग जाते हैं, है ना, कि भाई सब इकट्ठा खिल जाए तब हम इकट्ठा तोड़ेंगे। Swapna grows cotton on a small piece of land. The bolls of cotton are ripe and some have already burst. जो बोल्स रहती कॉटन की कुछ कैसी रहती, कुछ तो खिल जाती है और कुछ ऑलरेडी ऐसी मतलब पकी हुई रहती हैं और कुछ ऑलरेडी खिल चुकी होती हैं। The balls which carry the cotton in them do not burst open all at once। अब जो बोल्स होती है ना जिनमें कॉटन रहता है वो इकट्ठा नहीं खुलती। जैसे एक पेड़ में देखोगे तो वहां की 3-4 खुली हुई है, दूसरे पेड़ की 3-4, ऐसा रहता है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा ही सब आपको दिखेगा कॉटन, नहीं, अब एक साथ हो नहीं रहे। देयर बर्स्टिंग टाइम इज डिफरेंट। अब बर्स्टिंग जो खिलने का टाइम डिफरेंट है। पेड़ों में फूल हैं, आपको 10-12 फूल दिखेंगे तो उसमें से 10-12 ऐसे दिखेंगे जो मतलब कली दिख जाएगी, प्रॉपर फ्लावर खिला हुआ आपको नहीं दिखेगा, है ना। और आपको तो इकट्ठा तोड़ना है तो आप क्या करोगे, वेट करोगे ना। अब जो फ्लावर तो मुरझा जाता है, लेकिन अगर बात करें कॉटन की तो कॉटन कहीं कुछ है कहीं कुछ है, इकट्ठा नहीं है। तो इसीलिए कॉटन हार्वेस्टिंग में बहुत दिन लग जाते हैं, ठीक है, कि भाई सब इकट्ठा खिल जाएं तब हम इकट्ठा तोड़ेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। पता चले 4 खिले हुए तो 4 तोड़ के ले आए, फिर 4 वहां के खिले, तो ऐसा नहीं, इकट्ठा हो जाए तब, इसीलिए टाइम लगता है। क्लियर, चलो। गिव एन अकाउंट ऑफ द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री के बारे में आपको बताना है, चलो देख लेते हैं क्या बताना है। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय 70 वर्कर्स। यहाँ पे कितने वर्कर्स थे, 70 वर्कर्स थे, 70। मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, और उनमें से ज्यादा करके कौन थी, वुमेन थी, औरतें थी ज्यादा करके। एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर बटनिंग, थ्रेड कटिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग। और वुमेन्स को क्या जॉब मिली थी, मतलब क्या उनका काम था, उनका काम था बटन लगाना, है ना, धागा काटना, आयरन करना, पैकेजिंग करना, ये सारा काम औरतों का था। The workers are employed on temporary basis। जो वर्कर्स हैं उनको टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉय करा जाता था। ऐसा नहीं है कि अभी तुम हो आए हो, जब तक तुम्हें नहीं छोड़ना है, जब तक कुछ ऐसा नहीं हो जाता तब तक, कभी भी काम कम है आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा रहता है। एंड देयर वेजेस आर फिक्स, और उनकी जो वेजेस थे फिक्स रहती है उनकी स्किल के हिसाब से। जैसे टेलर है उसकी ज़्यादा सैलरी वेजेस रहेगी, है ना, जो बटन वटन लगाने वाले उनकी सैलरी कम रहेगी, ऐसा रहता है। टेलर इज द हाईएस्ट पेड वर्कर, और टेलर जो है भाई जो सिल रहा है, डिजाइन दे रहा है, तो वो हाईएस्ट पेड वर्कर रहता है। तो ये हमने इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री का देखा था। क्या देखा था, 70 वर्कर्स थे, ज्यादा करके वुमेन्स थी जो हेल्पर का काम करती थी, बटन लगाना, आयरन करना, पैकेजिंग करना, कटिंग करना।
और वर्कर्स को जो सैलरी मिलती थी कैसी मिलती थी, उनके स्किल के हिसाब से, कि टेलर को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे मिलता है, ठीक है। और जो जॉब्स थी इनकी टेम्पररी बेसिस में थी, आज ज़रूरत है तो कर रहे हैं, कल नहीं है तो नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो, हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, मार्केट में गेनर्स कौन कौन थे, मार्केट में कौन थे गेनर्स, जिनको गेन हो रहा था। तो हमने क्या देखा था, ट्रेडर था जिसने स्वप्ना से कॉटन खरीदा, एक उसको फायदा हुआ, फिर मर्चेंट को थोड़ा फायदा हुआ, फिर जो एक्सपोर्ट फैक्ट्री का मालिक है उसको, मतलब एक्सपोर्ट फैक्ट्री, उसको फायदा था, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो फॉरेन बिजनेस पर्सन को था, ठीक है। देख लेते हैं। It is the chain of markets that connects the manufacturer of cotton to the buyer at the supermarket. ये मार्केट की चेन ही होती है जो कॉटन को कॉटन के मैन्युफैक्चरर से लेके सुपरमार्केट के बायर तक कनेक्ट करती है ना। यानी ऐसा समझ लो, मैन्युफैक्चरर इसका कनेक्शन किससे, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन से लेके बायर ऑफ द सुपरमार्केट, जो सुपरमार्केट में बाय करेगा, यानी कस्टमर, बायर ऑफ द सुपरमार्केट, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, चेन ऑफ द मार्केट। ये क्या है, चेन ऑफ मार्केट, मार्केट की चेन के थ्रू, ठीक है, मार्केट की चेन के थ्रू हो रहा है। बाइंग एंड सेलिंग अकर्स एट एवरी स्टेप इन द चेन, और चेन की हर स्टेप में बाइंग सेलिंग चल ही रही है ना। स्वप्ना ने कॉटन बनाया, मतलब उगाया कॉटन को, उसने क्या करा, ट्रेडर को बेचा, भले कम दाम ज्यादा वो मतलब नहीं है, लेकिन बेचा ना, यानी सेलिंग हुई, और ट्रेडर ने सपना से कॉटन खरीदा, यानी बाइंग हुई। फिर उसके बाद स्पिनिंग इंजीनियरिंग करते हुए फॉर एग्जाम्पल वीवर तक पहुंचे, तो वीवर को क्या मिला, मर्चेंट ने सामान दिया, वीवर ने तैयार करके क्लोथ मर्चेंट को दिया। अब उस मर्चेंट ने क्या करा, वो क्लोथ बेचा, यानी सेल करा गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री को, और उस एक्सपोर्ट फैक्ट्री ने क्या करा, खरीदा यानी बाय करा। फिर एक्सपोर्ट फैक्ट्री ने शर्ट बना के सेल करी, किसको, फॉरेन बिजनेस पर्सन को, और उस बिजनेस पर्सन ने बाय करी। तो यानी बाइंग सेलिंग हर स्टेप पे चली है, यहां से लेके कॉटन उगने से लेके सुपरमार्केट में बायर के शर्ट खरीदने तक, चेन ऑफ मार्केट में हर स्टेप में क्या चली है, बाइंग सेलिंग चली है। There are some people who make more profit are known as gainers. अब पर कुछ लोग हैं जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट करा है, जिनको हम गेनर बोलेंगे क्योंकि प्रॉफिट अर्न करा है। फॉरेन बिजनेस पर्सन, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो इन्होंने ही अर्न करा है। किसने, फॉरेन बिजनेस पर्सन ने, जैसे कि मैंने बताया था और चैप्टर में भी हमने अच्छे से पढ़ा है ये कि कैसे उसका फायदा हो रहा है। गारमेंट एक्सपोर्टर एंड मर्चेंट वेयर एज सम पीपल अर्न लेस प्रॉफिट। अब और किसका फायदा हुआ, मैंने बताया भी था, गारमेंट एक्सपोर्टर को और मर्चेंट को, लेकिन कुछ जो थे उनका क्या हुआ, लेस प्रॉफिट हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ। तो गेनर्स कौन कौन थे, एक तो फॉरेन बिजनेस पर्सन, सेकंड गारमेंट एक्सपोर्टर, और थर्ड मर्चेंट। क्लियर हुआ। तो ये थे हमारे गेनर्स हमारे मार्केट में, ठीक है। चलो, द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर इन द मर्चेंट्स। हाउ, मार्केट जो है मर्चेंट्स के फेवर में ज्यादा है, कह सकते हैं, क्यों, कैसे कह सकते हैं, देख लेते हैं। This dependence of weavers on merchant for both raw materials and markets make merchants powerful. क्योंकि हमने देखा था जो वीवर्स है ना, वो मर्चेंट पे डिपेंड है, किस चीज़ के लिए, एक तो मर्चेंट इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, यानी प्रोवाइड करेगा, है ना, उसके बाद फिर फिनिश प्रोडक्ट को भी मार्केट में बेचेगा, यानी डिपेंड है किस पर, मर्चेंट पे। कौन, वीवर्स। तो यानी मर्चेंट क्या हुए, पावरफुल हुए। अगर मुझ पे कोई हर तरीके से डिपेंडेंट हुआ तो यानी मैं क्या रहूंगी, पावरफुल रहूंगी। Merchants get what they want and that too at very low prices. Merchants को पता है कि हम पे डिपेंडेंट है, तो मर्चेंट जो भी बनवाना चाहते, करवाना चाहते हैं, वो उनका काम करवा लेते हैं, वो भी कम प्राइसेस देके, क्योंकि मुझे पता है यार ये तो मुझसे काम मांग रहा है, मुझ पे डिपेंड है ना, मेरे आसपास ही है भाई, तो मैं क्या करूँगी, इसको ज़्यादा क्यों दूँ, इसकी भी ज़रूरत है और मुझे पता है इसको कहीं और नहीं, मतलब मेरे से ही काम है, तो मैं इसको कम पे करूँगी और इसको करना पड़ेगा काम, तो मुझे भी उसकी कमज़ोरी पता है, तो यानी मर्चेंट फ़ायदे में। The weavers don't have any way of knowing that to whom their clothes have been sold to. Even weavers को बेचारे कपड़ा तैयार करके रखते हैं, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि हमारे बनाए हुए कपड़े कहाँ बिक रहे हैं, कहाँ बेचे जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता रहता। The merchants sell clothes to the garment factories and this is how they are benefited to a large extent. Merchant क्या करते हैं, ये कपड़ों को मतलब गारमेंट फैक्ट्रीज में बेचते हैं, है ना, और इस तरीके से जो बेनिफिट है, अच्छा खासा बेनिफिट इनको फिर मिलता है।
वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर मनी एंड समटाइम्स बोरो मनी टू बाय लूम्स। वीवर्स क्या करते हैं बेचारे, अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं, बोरो करना पड़ता है उनको, लूम्स वगैरह है ना, जिन मशीन पे, जिन लूम्स पे ये यान से कपड़ा तैयार करेंगे तो उन मशीन पे खर्चा भी तो लगेगा, तो बेचारे वीवर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और फायदे में कौन है? मर्चेंट। मर्चेंट तो उन्हें इतना पे कर ही नहीं रहा है जितना वो मेहनत करके मशीन खरीद के कपड़ा तैयार करके दे रहे हैं, ठीक है। तो फायदे में कौन है? कौन है फायदे में? जो बिग बिजनेस पर्सन है और मर्चेंट्स है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छे से आया समझ में? चलो, weavers and another adult member work for almost 12 hours a day to produce cloth and then do not earn enough। मतलब ये है कि बेचारे वो खुद तो काम कर रहे हैं, महंगी महंगी मशीन्स रखी हुई है, खुद के साथ साथ उनके फैमिली के मेंबर्स भी काम में लगे, और वो भी कैसे काम कर रहे हैं, है ना, दिन के 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, उतना इनफ प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे, मतलब इतना इनफ अर्न भी नहीं कर पा रहे, सॉरी। तो नुकसान में कौन है बेचारे? ये लोग। फायदे में कौन हो गया? मर्चेंट हो गया। This scheme between the merchant and the weavers is an instance of putting out system. Weaving industry in India uses this system। अच्छा हाँ, मैंने तब बिजनेस पर्सन बोल दिया था, मर्चेंट की बात कर रहे थे कि मर्चेंट फायदे में है, सॉरी, है ना, क्योंकि मर्चेंट का पढ़ रहे हैं, वो फायदे वायदे वाला बार बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पे हम वीवर का और मर्चेंट का पढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जब सारे काम मर्चेंट ये सोच के करवा रहा है कि ये वीवर मुझ पे डिपेंडेंट है, निर्भर है, तो मैं तो उसको कम ही दूंगा, इसको झक मार के काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्कीम जो है वीवर और मर्चेंट के बीच में, इसी को क्या कहा जाता है? पुटिंग आउट सिस्टम। क्लियर? तो अब समझ में आया कि क्यों हम कह रहे हैं कि जो फायदा वीवर मर्चेंट का है। क्लियर? चलो, राइट अ नोट ऑन गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री के बारे में आपको बताना है। The cloth is supplied to a garment exporting factory by the erode merchant। कपड़ा गारमेंट फैक्ट्री जो शर्ट बनाएगी या गारमेंट्स जो भी बना रही है वो, तो उसके पास कपड़ा कहाँ से जा रहा है? जो इरोड मार्केट के मर्चेंट है वो उन तक कपड़ा पहुंचा रहे हैं, which is used to make shirts। जो क्या बनाने के काम आएगा? शर्ट बनाने के काम आएगा। These shirts will then be exported to the foreign buyers। अब शर्ट बन जाएगी। शर्ट क्यों बनवा रही है फैक्ट्री? क्योंकि वो फॉरेन बायर्स को एक्सपोर्ट करेगी शर्ट्स। फॉरेन बायर्स इंक्लूड द बिजनेसमैन फ्रॉम यूएस एंड यूरोप। अब फॉरेन बायर्स कहाँ के होंगे? यूएस के होंगे, यूरोप के होंगे। देयर इन अ चेन ऑफ स्टोर्स ऑन देयर ओन टर्म्स। अब वो क्या करते हैं? वो रन करते हैं, उनकी भी खूब सारी दुकानें होती हैं, स्टोर्स होते हैं जहाँ पे कपड़े बेचते हैं। They demand low prices from the supplier, high standard of quality and timely delivery। वो क्या डिमांड करते हैं, है ना, सप्लायर से कि भाई सीधी साफ बात, टाइम से हमें सामान की डिलीवरी चाहिए, कोई भी डिफॉल्ट डिफेक्ट कुछ नहीं होना चाहिए, और हम आपको इससे ज़्यादा पे नहीं करेंगे, इतनी प्राइस ही हम पे करेंगे। मतलब बहुत भाव चढ़े रहते हैं इन लोगों के, लेकिन गारमेंट एक्सपोर्टर की मजबूरी रहती है कि भाई अच्छी डील मिल रही है, तो इसलिए वो भी ज़्यादा नाटक नहीं करते, वो भी इनकी डील्स डिमांड्स मान लेते हैं। नो डिफेक्ट्स और डिलेज इन एंटरटेन बाय द बायर्स। कोई भी डिफेक्ट और डिले जो भी रहेगा बायर नहीं इंटरटेन करेगा, नहीं वो करेगा, मतलब कि भाई ठीक है यार कोई बात नहीं, हो गया, नहीं, स्ट्रिक्ट रहेगा उस चीज़ को लेके। हैंस एक्सपोर्टर पुट्स ऑल हिज एफर्ट्स टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द फॉरेन बायर्स। इसीलिए जो एक्सपोर्टर होती है, कंपनी होती है, वो पूरे एफर्ट्स डालती कि जो बायर है उसकी डिमांड पूरी हो सके जैसी उसकी डिमांड है। अब उसको पता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छे से सामान तैयार करके दे रहा हूँ, यानी मेरा तो खर्चा लग रहा है लेकिन जितना उतना मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा? अपने प्रॉफिट ले, ताकि मुझे कुछ तो प्रॉफिट हो, तो मैं क्या करूंगा? कॉस्ट कटिंग करूंगा। द प्रेशर फ्रॉम बायर्स रिजल्ट इन द फॉलोइंग। अब बायर का जो प्रेशर है उसके कारण यहाँ पे कॉस्ट कटिंग शुरू हो जाती है। क्या होता है? कटिंग कॉस्ट बाय गारमेंट फैक्ट्रीज। गारमेंट फैक्ट्रीज क्या करने लग जाती है? कॉस्ट कटिंग करेगी, हर चीज सस्ती सस्ती होगी। वर्कर्स आर फोर्स टू वर्क मैक्सिमम एट लोएस्ट पॉसिबल वेजेस। वर्कर्स को फोर्स करा जाएगा, क्योंकि देखो काम करने वालों की कमी नहीं है, नौकरियों की बहुत कमी, लेकिन काम करने वालों की कमी नहीं है ना। अगर कोई एक प्रेशर में परेशान होकर छोड़ भी दे तो दूसरा आ जाएगा, तो उसको पता है कि भाई आ ही जाएंगे, खूब सारे मिल ही जाएंगे, तो वो क्या करता है? कम से कम इनको इनकी तनख्वाह देता है, वेजेस देता है, क्योंकि उसे कॉस्ट कटिंग करनी है। और इससे क्या होता है? इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, क्योंकि बायर से तो वो नाटक नहीं कर सकता, बायर से तो उसकी हिम्मत नहीं कुछ बोलने की, लेकिन अपनी फैक्ट्री में कॉस्ट कटिंग कर लेता है वो। सप्लाई ऑफ गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स एट अ चीप रेट। वो क्या करता है? फॉरेन बायर्स को सप्लाई करता है गारमेंट सस्ते दामों में, चीप रेट्स में। क्लियर? तो ये हमने देखा एक्सपोर्ट कंपनी के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, कि ये लोग किससे डील करते? फॉरेन बायर से डील करते। फॉरेन बायर्स की डिमांड होती है कि हमें टाइमली डिलीवरी चाहिए और सामान में कोई भी डिफेक्ट और कुछ भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो सोच लो, और हम ज़्यादा प्राइस भी पे नहीं करेंगे, ये भी इनकी अलग डिमांड है। क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16। नो पर्सन गेन्स इक्वली इन द मार्केट, वाई? कोई भी पर्सन मार्केट में इक्वली गेन नहीं करता, क्यों?
कोई भी पर्सन मार्केट में इक्वल तरीके से गेन नहीं करता, ऐसे हम कैसे कह सकते हैं? हमने तो पूरी चेन पढ़ी, सब कुछ समझा है ना। देखो मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है, हमने पूरा सिस्टम देखा था कि कॉटन उगने से लेके, ट्रेडर से लेके, फिर जो है यार्न तैयार होने से लेके, फिर वीवर के पास से, फिर मर्चेंट, उसके बाद एक्सपोर्ट फैक्ट्री, उसके बाद जो है बिजनेस पर्सन, है ना। तो हमने क्या देखा था, क्या इक्वली सबको गेन हो रहा था? क्या सपना को इक्वली गेन हो रहा था? नहीं। ट्रेडर को फायदा था। वीवर को गेन हो रहा था उतना जितना मर्चेंट को था? नहीं था। क्या गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में जितने बेचारे वर्कर थे उनको इतना फायदा हो रहा था जितना एक्सपोर्ट फैक्ट्री के मालिक को हो रहा था, एक्सपोर्ट फैक्ट्री को हो रहा था? नहीं। जितना एक्सपोर्ट फैक्ट्री को गेन हो रहा था, क्या उतना गेन बिग बिजनेस पर्सन को हो रहा था? तो बिग बिजनेस पर्सन को उनसे ज्यादा गेन हो रहा था। दैट मींस इक्वली कोई भी पर्सन गेन नहीं कर रहा था कि हम बोल सकते कि हाँ भाई बराबर बराबर है। ठीक है, देख लेते हैं आंसर को। नो पर्सन गेन्स इक्वली इन द मार्केट, द फॉरेन बिजनेसमैन अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स फॉलोड बाय गारमेंट एक्सपोर्टर, मर्चेंट एंड ट्रेडर। कोई भी पर्सन इक्वल तरीके से गेन नहीं कर रहा था मार्केट में, क्योंकि जो फॉरेन बिजनेसमैन थे वो अर्न कर रहे थे ह्यूज प्रॉफिट, है ना, फॉलोड बाय गारमेंट एक्सपोर्टर, जिनको गारमेंट एक्सपोर्टर फॉलो कर रहे थे, है ना, मर्चेंट मतलब गारमेंट एक्सपोर्टर थे, मर्चेंट ट्रेडर, ये लोग ज्यादा जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। द स्मॉल कॉटन फार्मर, वीवर एंड फैक्ट्री वर्कर अर्न सो लिटिल सो दैट दे कैन नॉट इवन फुलफिल देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। बेचारे हम बात करेंगे अगर फार्मर्स की, है ना, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर की, वीवर की बात करें तो इतना कम वो अर्न कर रहे थे कि वो डे टू डे के अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनका खर्चा नहीं निकल पा रहा था, इतनी दिक्कत हो रही थी। दो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट, लेकिन डेमोक्रेसी से तो हम ये समझते हैं कि मार्केट में क्या मिलना, फेयर वेज मिलना, है ना, मतलब प्रॉपर सबकी उतनी बराबर अर्निंग हो। दिस इज नॉट केस इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी में ऐसा केस नहीं है। डेमोक्रेसी की जहां हम बात करते हैं यानी सबको बराबर अधिकार मिलना, लेकिन रियलिटी में क्या बराबर सबको वो अधिकार मिल रहा है, मतलब वो फायदा मिल रहा है? आपने क्या देखा, फायदा किसको मिल रहा है? बिग बिजनेस पर्सन, गारमेंट एक्सपोर्टर को मिल रहा है, मर्चेंट को मिल रहा है, ट्रेडर को मिल रहा है। क्या बेचारे फार्मर हो गए, है ना, या वीवर हो गए, इनको मिल रहा है? वर्कर हो गए, नहीं, इनको नहीं मिल रहा। It is important for families to earn enough so that they can think of themselves as equal to others. ये परिवार वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इतना वो कर पाए, इतना वो अर्न कर पाए, है ना। क्लियर हुआ कि वो एटलीस्ट दूसरों जितना मिल पाए और परिवार चलाने के लिए जरूरी हो। लेकिन हमने क्या देखा, इक्वली मार्केट में सब गेन नहीं कर रहे थे। क्लियर, चलो। The poor depend on rich and powerful for loans. Because of this dependence, the poor are exploited. Explain how. Poor किस पे डिपेंड है? अमीर लोगों पे, पावरफुल लोगों पे। क्यों? क्योंकि वो लोन देते हैं इनको, है ना, मजबूरी उधार लेना, लोन लेना, और यही डिपेंडेंस के कारण पुअर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे मुझे पता है, मैं कोई जमींदार नहीं हूँ, मैं क्या कर रही हूँ कि चलो ठीक है तुम लोन लोगे, ठीक है मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें इतने ब्याज जब वापस लौटाओगे तो तुम्हें इतने के साथ मुझे वापस करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, उनका फायदा उठा रही हूँ, एक्सप्लॉइट कर रही हूँ, है ना, बेचारों पर अत्याचार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मुझ पर निर्भर है। तो कैसे क्या है एक्सप्लेन करना है। इट इज द मार्केट विच प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क एंड टू सेल थिंग्स। मार्केट क्या होता है? जो अपॉर्चुनिटी देता है काम करने के लिए, चीजों को बेचने के लिए। बट मोस्टली इट इज द रिच एंड द पावरफुल हु रिसीव द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट। लेकिन मोस्टली हम बोले कि जो रिच और पावरफुल लोग ही होते हैं जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है मार्केट में। सही बात है, जैसे हमने देखा बिग बिजनेस पर्सन, मर्चेंट हो गए, गारमेंट एक्सपोर्टर हो गए, उनका ज्यादा फायदा था। Rich and powerful includes people having money, land holding, shops, etc. The poor are dependent on these people for. अब रिच पीपल क्या रहते हैं, उनके पास पैसा रहता है, जमीन जायदाद रहती है, फिर वो लोन प्रोवाइड करते हैं, बेचारे पुअर उन पे डिपेंड करते हैं। अब किन तरीकों से डिपेंड करते हैं पुअर लोग? जैसे लोन लेना हो, रॉ मटेरियल लेना हो, है ना, गुड्स लेना हो मार्केटिंग के लिए, जॉब्स हो, एम्प्लॉयमेंट हो। इट इज दिस डिपेंडेंसी विच एक्सप्लॉइट्स देम, और यही डिपेंडेंसी के कारण इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है। मेजर्स शुड बी टेकन टू रिड्यूस सच एक्सप्लॉइटेशन। इनके लिए कुछ ना कुछ मेजर्स लेने चाहिए भाई, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन होता है, मेहनत ये लोग करते हैं जितना उन्हें कुछ मिलता नहीं है, और इनसे मेहनत करवा के जो मालिक है, ट्रेडर लोग, ये फायदा कर जाते हैं अपना खुद का। फॉर एग्जाम्पल, कोऑपरेटिव शुड बी फॉर्म्ड एंड इट शुड बी इंश्योर दैट लॉज आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। इसलिए इसका हल ये हो सकता है कि कोऑपरेटिव बननी चाहिए, है ना, और कोऑपरेटिव में भी प्रॉपर स्ट्रिक्टली रूल फॉलो होने चाहिए। क्लियर, चलो। अब आपके पास है लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, देख लेते हैं। स्वप्ना, स्मॉल फार्मर इन कुर्नूल, आंध्र प्रदेश, ग्रोस कॉटन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। द बोल्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर ripe and some have already burst, so Swapna is busy picking cotton. The bolls which carry the cotton in them do not burst open all at once, so it takes several days to harvest the cotton. स्वप्ना क्या करती है, फार्मर ने कुर्नूल में वो कॉटन उगाती है, और कॉटन वो जो उगाती है तो इकट्ठा भी नहीं उगती। हमने अब भी मैंने बताया ना कि वो कुछ दिन बाद बर्स्ट होती, खुलती, तो हार्वेस्ट करने में टाइम लग जाता है, बहुत दिन लग जाते हैं। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट कुर्नूल कॉटन मार्केट, स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर। अब एक बार जो है इन्वेस्ट मतलब
जो कॉटन उग जाता है ना, वो क्या करती है, वो मार्केट में ना ले जाके ट्रेडर के पास ले जाती है। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन स्वप्ना हैड बोरोड 2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन। स्वप्ना क्यों लेके जा रही, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्वप्ना ने इनसे उधार लिया था, है ना, 2500 इन्होंने लोन लिया था किससे, ट्रेडर से, ठीक है। तो अब वो वापस करेगी उसको, तो इसलिए वो ट्रेडर के पास बेचने ले जा रही है। क्यों लिए थे उसने, क्योंकि उसको भाई फर्टिलाइजर चाहिए था, पेस्टिसाइड चाहिए था, इसीलिए। At that time, the local trader made Swapna agree to another condition. He made her profit to sell all her cotton to him. अब सही बात है, ट्रेडर ने बोला उससे कि ठीक है, मैं तुम्हें इतना उधार दे रहा हूँ, तुम ब्याज पे मुझे लौटाओगे, इसके बदले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे जब कॉटन सारी उग जाएंगी वो मुझे बेचना, ना कि मार्केट में, ठीक है। तो ये हमने पैसेज पढ़ा है। Cultivation of cotton requires high levels of inputs such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expenses on account of these. Most often the small farmers need to borrow money to meet these expenses. इन खर्चों को मीट करने के लिए फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अच्छे क्वालिटी में हो, इसीलिए उन्हें उधार लेना पड़ता है। ये हमने पैसेज रीड करा। क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज स्वप्ना। स्वप्ना कौन थी, तो हमने क्या देखा था, कुरनूल में एक छोटी सी फार्मर थी। स्वप्ना अ फार्मर इन कुरनूल आंध्र प्रदेश ग्रोज कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ठीक है। चलो, वाई स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर। क्यों स्वप्ना और उनका हस्बैंड जो है लोकल ट्रेडर के पास ले गए थे अपना हार्वेस्ट, क्यों लेकर गए थे, मार्केट में क्यों नहीं ले गए, रीजन क्या था, रीजन ये था क्योंकि उन्होंने उधार लिया था और ट्रेडर ने उनसे प्रॉमिस करवाया था कि जब आपकी कॉटन उग जाए सारी, हार्वेस्ट कर लो, तो मुझे बेचना, ना कि मार्केट में, ठीक है। स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन स्वप्ना हैड बोरोड 2500 फ्रॉम ट्रेडर एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड फॉर कल्टीवेशन, है ना। अब उसने इन चीज़ों के लिए उधार लिया कि भाई फसल अच्छे से उगे, तो उस टाइम पे ट्रेडर ने क्या कहा कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका प्रोड्यूस रहेगा प्रॉमिस करो आप वो मुझे बेचोगे। तो इसलिए स्वप्ना मार्केट में ना जाके ट्रेडर के पास अपना जो प्रोड्यूस था वो लेकर गई थी। क्लियर, ये हमने पैसेज में रीड करा था। चलो, सो इसी के साथ इस चैप्टर की, आपका लास्ट चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कुछ लगता है कि मैम जल्दीबाजी हो गई जो भी है, तो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर अच्छे से पूरा एक्सप्लेन्ड अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।